हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घटना चक्र सीरीज का पार्ट 32 कराने वाला हूं। और आज जो है मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कराऊंगा। बस यहां पर आज आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिटेल में आज मैं नहीं जाने वाला हूं। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए मैं आज एक एक करके आप लोगों के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करा देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वर्णित किया गया। और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वर्णित किसने किया है? वीडी सावरकर। तो भाई वीडी सावरकर ने ही 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्णित किया था। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि 1857 की जो क्रांति है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, बताइए तो आप लोग। तो 1857 का क्रांति जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो वो मेरठ से हुआ है, मेरठ। तो 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से? तो मेरठ से। और कब हुआ है? तो 10 मई 1857 को। ठीक है। तो 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ है और मेरठ से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो देखो, 1857 की क्रांति जब हो गई तो उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है सिपाहियों का चयन किया था। तो भाई सोल्जर्स का जो चयन किया वो किस एरिया से किया? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण तो नहीं भाई, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण का तो चयन उन्होंने नहीं किया था। पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, तो इनका भी सिलेक्शन उन्होंने नहीं करा था। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत था। तो हाँ, तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से उन्होंने क्या किया था? जो सोल्जर्स का था उनका सिलेक्शन करा था। और ये जो सोल्जर्स के सिलेक्शन के लिए जो एक आयोग गठन किया गया था, उस आयोग का नाम था पील आयोग। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन सा आयोग था जो सेना के नव गठन से जुड़ा हुआ है। तो वो पील आयोग है। पील आयोग ने ही सेना का जो है नया गठन किया था और इन्होंने ही जो है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है सिलेक्शन किया था। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेना के नव गठन से कौन सा आयोग संबंधित है। तो भाई सेना के नव गठन से आपका पील आयोग संबंधित है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि कौन सा आयोग सेना के नवगठन से संबंधित है। तो भाई वो पील आयोग है, पील आयोग। ठीक है, पील आयोग को ध्यान में जरूर रख लेना। अच्छा, जो 1857 के विद्रोह में जो आपका क्या बोलते हैं, जो न्यूज़ फैलाया गया था वो किसके माध्यम से फैलाया गया था? तो भाई वो कमल और रोटी के माध्यम से फैलाया गया था, कमल और रोटी के माध्यम से। ठीक है। तो कमल और रोटी के माध्यम से फैलाया गया था इस बात को कि हम लोग जो है 1857 की क्रांति को करने वाले हैं। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 1857 की क्रांति का जो न्यूज़ भाई फैलाया गया था, तो वो किससे फैलाया गया था? तो कमल और रोटी से फैलाया गया था। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो देखो, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो जारी हुई है वो 1 नवंबर 1857 तो नहीं, 27 मार्च 1858 तो भाई नहीं, 1 नवंबर 1858 तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को जारी हुई थी। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था, बताइए तो। वायसराय, 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? तो भाई वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग था वायसराय। ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री पूछ ले कि पीएम कौन था, तो पामस्टीन था। ठीक है, पामस्टीन। ठीक है, पामस्टीन जो थे प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। और वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? तो पाम स्टीन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवघर कहता हूँ यार, बिहार से 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बताइए तो। बिहार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार से 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो रोहिणी से, रोहिणी देवघर से स्टार्ट हुआ है, रोहिणी देवघर। तो रोहिणी देवघर से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ है बिहार में। और ये कब हुआ है? तो 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को।
तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार से 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुआ, तो बिहार से 1857 की क्रांति रोहिणी से स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका देवघर का एक पार्ट है, ठीक है, देवघर जो कि अभी झारखंड में पड़ता है फिलहाल। तो रोहिणी देवघर से स्टार्ट हुआ है, 12 जून 1857 को हुआ है। आई होप कि इतना दूर आपका बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो देखो मेनली जो इसका असफल होने का कारण था 1857 के विद्रोह का, वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, तो भाई ये नहीं है। सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तो यही करेक्ट है कि 1857 का विद्रोह जो असफल हुआ वो सामान्य योजना और किसी केंद्रीय संगठन की कमी से हुआ था, ठीक है, केंद्रीय संगठन की कमी से हुआ था। इसके प्रभावों का सीमित क्षेत्र नहीं, जमींदारों की सहभागिता, ये सब तो नहीं है, बस ये याद रख लेना सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से हुआ था आपका 1857 का विद्रोह असफल। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि 1857 की विद्रोह की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया है, बताओ तो। जगदीशपुर से, जगदीशपुर मतलब जो बिहार में पड़ता है, तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह को याद रख लीजिएगा, कुंवर सिंह। अगर लखनऊ से पूछे, लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो हजरत महल, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व करा है, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था नेतृत्व। अगर आपसे पटना से पूछ ले कि पटना से नेतृत्व किसने किया है, तो पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया था, ठीक है। कानपुर से पूछ ले तो कानपुर से भाई नाना साहब को याद रख लीजिएगा, कानपुर से किसको याद रख लेना है, नाना साहब को याद रख लीजिएगा। झांसी से किसने नेतृत्व किया है, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया है, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया है, लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया है। और अगर आपसे पूछ ले ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया है, ग्वालियर से, तो ग्वालियर से भाई तात्या तोपे ने नेतृत्व किया है, तात्या तोपे ने नेतृत्व किया था, तात्या तोपे ने नेतृत्व किया था। ग्वालियर से तात्या तोपे ने नेतृत्व किया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से नाना साहब ने, पटना से पीर अली ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। और क्या कहता हूँ, अगर आपसे पूछ ले फैजाबाद से किसने किया है नेतृत्व, फैजाबाद से, तो भाई ये मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला याद रख लीजिएगा, मौलवी अहमदुल्ला, तो फैजाबाद से किसने, तो मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का। तो ये सभी नाम आप लोगों को जरूर याद रख लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन सभी से देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो देखो अप्रभावित जो रहा है दानापुर तो नहीं भाई, मुंगेर तो बिल्कुल, मुंगेर जो है आपका 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहने वाला एरिया है बिहार का, पटना नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो मुंगेर। पर्यावरण किससे बनता है, बताओ किससे बनता है पर्यावरण, तो भाई पर्यावरण इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, तो देखो ये जैवीय घटक, यहाँ पे देखो ये गलत लिखा गया है, तो जीवीय घटक, अजीव होना चाहिए था भाई, अजैव घटक, भू आकृतिक घटक, तो तीनों सभी इनमें करेक्ट होने वाले हैं। जो इन्वायरमेंट बना होता है वो जीवी घटक, अजैविक घटक एंड भू आकृतिक घटक से सभी से बना होता है, आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है, बता दो आप लोग। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप, तो भाई अमेजन बेसिन तो नहीं, सहारा रेगिस्तान नहीं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, तो भाई आर्कटिक, जो आर्कटिक महाद्वीप है और अंटार्कटिक महाद्वीप है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। देखो जैसे ये है ना, तो आर्कटिक महाद्वीप, ठीक है, आर्कटिक, और इधर याद रख लियो अंटार्कटिक, तो ये किस में है, तो उत्तरी, उत्तरी, और इधर नीचे याद रख लीजिएगा, ऊपर उत्तरी हो गया आपका नॉर्थ, याद रख लीजिए नॉर्थ, और नीचे ये देख लो साउथ हो गया आपका। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में स्थित है आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता
की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। तो जीव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र, और जिसमें समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल और मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप शामिल है। कितने? 21 द्वीप जो है शामिल है भाई। कितने द्वीप? तो 21 द्वीप शामिल है। तो उसका नाम बताना है कि वह कौन सा मतलब आपका जगह है जहां पर जो है समुद्री जैव विविधता की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र है, और जिसमें 21 द्वीप शामिल है। तो भाई वो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नहीं। मन्नार की खाड़ी है? तो नहीं भाई। और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होना। तो होना क्या था? तो मन्नार की खाड़ी। अच्छा यहाँ देखो, मन्नार की खाड़ी तो दिया हुआ है भाई। तो ये मन्नार की खाड़ी ही यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो आएगा वो CWG टाइप में आ जाएगा, CWG। नेक्स्ट, खनिज निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर में जमा होती है? तो भाई खनिज जो जमा होगा वो अवसादी चट्टान, रूपांतरित, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वो अवसादी चट्टान में आपका जो है जमा होता है, अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट, स्टेलेकाइट और स्टेलेग्माइट स्थल कृतियां बनती है पवन द्वारा? तो नहीं। भू भूमिगत जल द्वारा? तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है। स्टेलाइट और स्टेग्माइट जो बनती है वो भूमिगत जल द्वारा बनता है। ठीक है, तो भूमिगत जल द्वारा, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। आज मैं यहाँ पर आपका डिटेल डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ, कम ही डिटेल डिस्कशन देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं देंगे आप लोग, बस आज क्वेश्चन आंसर देख ले किसका क्या आंसर होता है, क्योंकि आज थोड़ा मुझे कहीं बाहर जाना है, तो इसीलिए मैं आज डिटेल डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस क्वेश्चन आंसर के साथ चले। बस मैं आपके लिए क्लास छोड़ना नहीं चाहे, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आपको क्लास कराना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आज बस क्या किया, आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ। त्रिवार्थों के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु अगर पूछ ले किस प्रकार की, तो सवाना प्रकार। तो भाई सवाना प्रकार तो है भारत की जलवायु। त्रिवार्थों के अनुसार इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरह, इस टाइप का क्वेश्चन तो भाई 11-12 टीआरई के 11-12 के एग्जाम में, 9-10 के एग्जाम में तो बहुत ही देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर टीआरई 4th की तैयारी कर रहे हो, और आप अगर 1 to 5 की, 6 to 8 की, 9, 10 या 11-12 किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सभी एग्जाम को माइंड में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9-10 हो, चाहे 11-12 हो। तो मैं सभी क्लास को ध्यान में रख करके क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाता हूँ। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास की, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए सेशन, तो पूरा सेशन जरूर देखना आप लोग। त्रिवार्थों के अनुसार भारत की जलवायु अगर पूछ ले, तो भाई सवाना प्रकार। तो सवाना तो है। उपोष्ण मानसूनी जलवायु, तो भाई उपोष्ण मानसूनी जलवायु भी होता है। एंड थर्ड याद रख लीजिएगा, उपोष्ण स्थिति जलवायु। तो भाई ये भी करेक्ट है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की गहनता पूछ रहे हैं ना, तो भूकंप की गहनता मापने के लिए किसका यूज करा जाता है? तो भाई वो रिक्टर पैमाना, मरकली पैमाना, ये मरकली होता है भाई, मरकली पैमाना, तो मरकली पैमाना का यूज करा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भूकंप का परिणाम किससे मापा जाता है, तो भूकंप का परिणाम मापने के लिए भाई, भूकंप का परिणाम ना मापने के लिए हम लोग रिक्टर पैमाना की यूज करते हैं। ठीक है, तो भूकंप का परिणाम मापने के लिए हम लोग रिक्टर पैमाने का यूज करते हैं, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। निश्चालन प्रक्रिया संबंधित है, तो निश्चालन प्रक्रिया बता दो आप लोग किससे संबंधित है भाई, बताओ निश्चालन प्रक्रिया। भारी वर्षा क्षेत्र से, ठीक है, खनिज और मिट्टी से, उसके बाद क्या दिया है, पौधे की जड़ों से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई इसमें आप लोग उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ चले जाना, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। देखो निश्चालन प्रक्रिया मेनली होता क्या है, देखिए इसमें जो मिट्टी में जो पोषक तत्व शामिल होते हैं, मिट्टी में जो पोषक तत्व शामिल होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, और पानी के साथ वो क्या करते हैं, मिट्टी के
अंदर चले जाते हैं, इसे ही निश्चालन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब आपका देखो जो पोषक तत्व है भाई, पोषक तत्व वो क्या होता है, पानी में मिल जाता है, और पानी में मिलकर वो जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो है पोषक तत्व आपका अंदर चला जाता है, तो इसे ही निश्चालन प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोग इसमें चले जाएंगे। जैसे आपको भारी वर्षा क्षेत्रों से, तो ये भी करेक्ट है, खनिजों मिट्टी से, ये भी करेक्ट है, पौधे की जड़ इससे रिलेटेड नहीं होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सभी इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाले हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आपको चले जाना है। नेक्स्ट, एक बरसाती दिन में शुष्क एवं, ये क्या है, आर्द्र होना चाहिए, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं, तो ये नहीं होना है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाते हैं, तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है, यही थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है, तो भाई एल नीनो धारा अगर पूछ ले तो बंगाल की खाड़ी नहीं, प्रशांत महासागर, तो बिल्कुल करेक्ट है। एल नीनो धारा जो है प्रशांत महासागर में आपका प्रभावित होता है। महासागर टोटल कितने हैं भाई, तो 5 महासागर हैं, 5 महासागर आपको ध्यान में रख लेना है। लगातार नई परतें जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है, संवहन, निष्कलन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव। तो देखो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है, तो भाई वो समुद्र तल का फैलाव है। नेक्स्ट, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो भाई ये प्लेट सीमा का सिद्धांत तो नहीं, महाद्वीप बहाव का सिद्धांत नहीं, पेंजिया का सिद्धांत तो नहीं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत तो बिल्कुल करेक्ट है, प्लेट टेक्टोनिक का ये सिद्धांत होता है आपका, भूपटल का टुकड़ा मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को जो भाई है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहा जाता है। निम्न में कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, फोटोवोल्टाइक सेल, तो भाई यही करेक्ट होने वाला है, फोटोवोल्टाइक सेल आपका, जिसे आप शॉर्ट में कहते हो पीवीसी, फोटोवोल्टाइक सेल। ओके, केंद्र भिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो भाई केंद्र भिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है बताओ, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पर गतिमान रखना, तो भाई केंद्र भिमुखी बल अगर पूछ ले तो वस्तु को वृत्ताकार, मतलब कि सर्कल के टाइप में उसे वृत्त में घुमाता है उसे, तो वृत्ताकार पथ पर अगर पूछ ले तो भाई केंद्र भिमुखी बल जिम्मेदार है उसके लिए, केंद्र भिमुखी बल जिम्मेदार होता है वृत्ताकार जो है गति के लिए। ठीक है, निम्न में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है, आपसे पूछ लिया है यहां पर, क्या पूछ लिया है, निम्न में से किस ऊर्जा परिवहन के लिए घर्षण बल शामिल है। घर्षण बल अगर पूछ ले तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखो इसमें किस ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल, तो देखो इसमें क्या होगा, घर्षण बल अगर पूछ ले तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में ना आपका घर्षण बल शामिल होगा भाई, तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा घर्षण बल शामिल है। ओके, नेक्स्ट, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग का उपयुक्त रूप से बांधता होना चाहिए, बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो देखो भाई ये अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच कर रहा है। ठीक है, तो अन्य वाद्य यंत्रों के साथ क्या कर रहा है, वो अपनी स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच कर रहा है, मतलब जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जो है उसे भाई वो मैच कर रहा है दूसरे वाद्य यंत्रों के साथ। ओके, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो देखो रासायनिक ऊर्जा तो नहीं भाई, तो टरबाइन एवं डायनमो में जो विद्युत, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, तो बिजली प्राप्त किया जाता है, ये तो पहली बात यही याद रख लेना है, टरबाइन और डायनमो बिजली प्राप्त किया जाता है इससे। और ये किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो नहीं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो नहीं, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो ये सोलर सेल हो जाता है, सोलर सेल, कि सौर ऊर्जा को जो भाई वो है आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वो सोलर सेल करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल कन्वर्ट करता है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रख लेंगे।
नेक्स्ट। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर अप्रोक्स आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज मैंने डिटेल नहीं कराया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, इतना आप लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर मैं कल मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, और कल से मैं आपके साथ फिर से डिटेल डिस्कशन के साथ जुड़ूंगा। आज थोड़ा मुझे काम था, तो इसलिए मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन के साथ नहीं आ पाया हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।